हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के थियरी वाले पोर्शन को कवर कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की पहली टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। हम सब जानते हैं कि दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेशों की प्रकृति समान है, यानी प्लस क्यू के दोनों आवेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी यदि इसमें से एक अपोजिट है, एक प्लस की है दूसरा माइनस की है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये सब लोग जानते हैं। कह रहा है कि आवेशों को परस्पर एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यह कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है। ठीक है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वह उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए दो या दो से अधिक आवेश हैं Q1, Q2 तथा Q3। तीन आवेश हैं, अनंत पर स्थित हैं। इन्हें अनंत से किसी बिंदु पर लाकर इनसे बने निकाय जो बनेगा उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य क्या होता है, संचित हो जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि माना एक निकाय दो आवेशों प्लस Q1 तथा प्लस Q2 से मिलकर बना है, जो क्या है, AB है। देखिए, एक निकाय है जिसके बीच की दूरी क्या है, R, और किससे मिलकर बना हुआ है, तो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। और ये दोनों आवेश निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, R मीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय AB की स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना बिंदु B पर आवेश प्लस Q2 न होकर कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है। AB की जो निकाय हमारा AB बना है, इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि जो आवेश Q2 है वो B पर ना होकर कहाँ है, अनंत पर है। अब प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी Q आवेश से R मीटर की दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होता है क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा के R होता है। ठीक है। तो यहाँ Q1 के कारण पूछ रहा है तो Q की जगह Q1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव का मान, तो वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बटा के R। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा से, आप लोग कमेंट सेक्शन में वैद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे, और अगर नहीं याद है तो इस वीडियो के पहले पार्ट को देखेंगे और वहाँ से याद करने के बाद फिर कमेंट में लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा से कह रहा है कि प्लस Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव को परिभाषित करता है। ठीक है। जो वैद्युत विभव को परिभाषित करता है, विभव बराबर क्या होता है, W/Q0। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो W बराबर में क्या मिल जाएगा, VQ। Q2 आवेश के कारण बोल रहा है तो यहाँ से W बराबर में क्या मिल जाएगा, Q2 इंटू V। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण A से भी एक से V का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें W बराबर क्या मिल जाएगा। देखिए, W बराबर यहाँ है Q2 और Q1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q1 बटा के R। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R। अब देखिए, आगे कह रहा है कि यह कार्य, जो एक कार्य आया है W, यही कार्य क्या है, जो हमारा आवेशों से Q1 और Q2 आवेश से जो हमारा निकाय बना है उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा यही कह रही है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से हम इस कार्य को, जो W बराबर आया है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R, इसको हम क्या कह सकते हैं कि उस निकाय की ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः हमें U बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R जूल। ठीक है।
आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्थिर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है कैसी राशि, अदिश राशि या फिर सदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या कह रहे हैं कि कह रहा है कि यदि दोनों आवेश, जो हमारा आवेश प्लस Q1 और Q2 से निकाय बना हुआ था, उसके बारे में बात कर रहा है कि यदि दोनों आवेश समान प्रकार के, यानी उनकी प्रकृति क्या है, समान है, उन पर समान आवेश है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और इसके विपरीत दूर ले जाने पर स्वयं निकाय से कार्य प्राप्त होता है, अतः स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो मोटे मोटे शब्दों में आपको क्या याद रखना है कि यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो उनको एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो उन्हें पास लाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी अधिक कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य अधिक करना पड़ेगा तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी समान प्रकार के आवेश है तो उनको पास लेकर आएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि उनको जब पास लेकर आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जब दूर लेकर जाएंगे तो आसानी से दूर चले जाएंगे, क्योंकि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो आसानी से दूर जाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, और जब कम कार्य करना पड़ेगा तो जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। यानी पास लेकर आने पर आवेशों को क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दूर ले जाने पर क्या होगी, घटेगी। किस कंडीशन में, जब दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। आगे बोल रहा है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए दो आवेश, एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है, तो जब विपरीत प्रकार के होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जब एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो ऑलरेडी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी हमें कम कार्य करना पड़ेगा। तो जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे उनको एक दूसरे के समीप लेकर आया जाएगा तो कम कार्य किया जाएगा, और इस कंडीशन में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, उससे बने निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, घटेगी। और इसके विपरीत दूर लेकर जाएंगे तो जब विपरीत प्रकृति के तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दूर नहीं जाना चाहेंगे, तो दूर ले जाने के लिए हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और जब अधिक कार्य करना पड़ेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। वही लिखा है, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। इस दशा में उन्हें परस्पर समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, क्योंकि कार्य कम करना पड़ता है, और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आगे है कि यदि तीन आवेश किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हो तो बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कोई भी हो, चाहे आपको वर्ग मिल जाए, आयत मिल जाए, इसके कोनों पर आवेश रखे हुए हैं तो उनके परिमाण के साथ साथ उनके चिन्ह को भी रख देंगे, और अलग अलग उनके स्थिर स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल के फिर ऐड कर देंगे, तो हमें संपूर्ण निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। देखिए कह रहा है कि यदि तीन आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 और प्लस Q3 एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर हों तो निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए देखिए चित्र देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, एक पर रखा है प्लस Q1, दूसरे पर माइनस Q2 और तीसरे पर क्या रखा है, प्लस Q2। देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है, R12 है, तो मान लीजिए इसके बीच जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, U1 है, तो U1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और ये क्या है, माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है, R12 है। यहाँ से हो जाएगा U1 का मान। फिर इसके बाद इसी तरह हमें इसके बीच में देखिए Q2 और Q3 के बीच की दूरी क्या है, R23 है, तो यहाँ से हमें मान लिया UT है, तो U2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ठीक है, माइनस Q2 Q3 बटा के R23। इसी प्रकार से मान लिया कि जो हमारा Q3 और Q1 के बीच की दूरी है वो क्या है, R13 है, तो यहाँ से हमें U3 बराबर क्या मिल जाएगा, U3 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके बाद Q3 Q1 बटा के R13। अब कुल निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको मान लिया क्या है, U। जब U मान लिया तो U बराबर किसके हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, सबका मान रख देंगे, U1 की जगह U1 का मान, U2 की जगह U2 का मान, और U3 की जगह U3 का मान। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तीनों में से कॉमन है, फिर हो जाएगा Q1 और माइनस Q2 हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपान R12, फिर माइनस Q2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद Q2 Q3 और प्लस Q1 Q3 अपान R13। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब वर्ग दे देगा, बोल दिया मान लीजिए कि वर्ग दे दिया,
बोल दिया कि वर्ग के चारों कोनों पर आवेश प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4 रखे हुए। बोल देगा इसके बीच की दूरी R1, इसके बीच की दूरी R2, इसके बीच की दूरी R3 और इसके बीच की दूरी क्या है, R4 है। तो हम निकाल लेंगे, पहले इसके बीच का निकाल लेंगे, मान लेंगे U1, फिर इसके बीच का U2, फिर इसके बीच का U3, फिर इसके बीच का U4। फिर संपूर्ण निकाय के लिए हम लिख देंगे U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 और ऐसे हम निकाल लेंगे। इस प्रकार इस जो निकाय बन रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। आगे देखिए टॉपिक आ रही है कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? तो विभव प्रवणता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो उसके दूरी में परिवर्तन हो रहा है और विभव परिवर्तन का जो अनुपात होगा या दर होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, विभव प्रवणता बोलेंगे। और विभव प्रवणता बराबर क्या मिल जाएगा, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। देखिए जैसे एक कोई हमारा प्लस Q आवेश है और इसके एक्स अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु x दूरी पर A है और x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा है कि माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q बिंदु आवेश के कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु A से x तथा x प्लस डेल्टा x की दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः A तथा B है। ठीक है, ये बिंदु O है, यहाँ से x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। चूंकि इतना x है और ये हमारा क्या है, डेल्टा x, तो ये पूरा दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x है। तो वही कह रहा है कि बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः A तथा B हैं जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः क्या है, v तथा v माइनस डेल्टा v है। यानी बिंदु A पर बोल रहा है कि विभव कितना है, v, और B पर कितना है, v माइनस डेल्टा v। आगे चलिए देखते हैं। देखिए तो बोल रहा है हमसे क्या, बोल रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है आपका विभव परिवर्तन बटा के दूरी परिवर्तन। तो विभव क्या होगा, हमेशा परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो बिंदु B पर क्या है विभव, v माइनस डेल्टा v माइनस बिंदु A पर क्या है, v अपान दूरी परिवर्तन। तो O से B की दूरी क्या है, तो x प्लस डेल्टा x है और O से A की दूरी क्या है, x, यानी परिवर्तन यही हो रहा है। तो माइनस b से प्लस b कैंसिल और माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, माइनस डेल्टा v अपान नीचे क्या बचा, डेल्टा x। यही क्या है, विभव प्रवणता का फार्मूला है, यानी Pg पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, Pg का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता बराबर में क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा v बटा के डेल्टा x। ये हो जाएगा हमारा विभव प्रवणता की क्या फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि नहीं इसकी मात्रक क्या होगा विभव प्रवणता का, तो विभव प्रवणता का मात्रक सिंपल है, यहाँ से हो जाएगा आपका v का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, और डेल्टा x क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाले में कभी कभी कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, उसको लिखिए या फिर दे देता है डेरिवेशन करने के लिए। तो देखिए जो ऊपर फिगर बना था सेम फिगर वही होगा। कह रहा है कि माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक ले जाया जाता है। यानी जो परीक्षण आवेश हमारा है Q0, इसको B से कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, A पर लेकर जाया जा रहा है। अतः Q0 पर लगने वाले बल का मान, ठीक है, तो बल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q0, तो ये हो जाएगा फार्मूला, और यहाँ से F बराबर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q0 इंटू ई। तो यही डायरेक्ट लिखा है F इक्वल टू क्या, Q0 इंटू ई। मान लिया क्या है हमारा समीकरण 1। अब देखिए अतः आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। देखिए ऊपर यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है F। अब बिंदु ए जिस इस पर बल लग रहा है F एक्स अक्ष के अनुदिश। अब इसे एक्स अक्ष के अपोजिट लेकर जाना है, विपरीत दिशा में लेकर जाना है। तो जो बाह्यकर्ता होगा जिसके द्वारा हम लेकर जाएंगे उसको विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो जो विस्थापन होगा यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋणात्मक दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। चलिए देखिए
अतः यदि यह कार्य डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, उस जो बाह्य कर्ता कार्य करेगा उसको क्या मान लिया, डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल क्या है, एफ, और जो हमारा विस्थापन है वो विपरीत दिशा में, तो वो क्या हो गया, माइनस डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ लिख रहा है कि जहाँ माइनस डेल्टा एक्स क्या है, बी से ए तक का विस्थापन है। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ का मान क्या है, क्यू नॉट इंटू ई। इसको ला कर रख देंगे समीकरण 2 में, तो हमें मिल जाएगा क्यू नॉट इंटू ई माइनस डेल्टा एक्स। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट को इस तरफ लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, और इधर बचेगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। इसको मान लिया क्या, समीकरण 3। अब देखिए विभवांतर की परिभाषा, हम लोग जानते हैं कि विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो हमारा क्यू नॉट, इसको कहाँ से कहाँ लेकर जाया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है बी से ए पर लेकर जाया जा। हम लोग जानते हैं कि जो ए का विभव था वो क्या था, वी, और बी का क्या था, वी माइनस डेल्टा बी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में कितना कार्य कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू कार्य कर रहा है क्यू नॉट को ले जाने में। तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, और विभव का अंतर क्या होगा, तो होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी ए क्या है फाइनल और वी बी क्या है इनिशियल। अब वी ए की वैल्यू रखेंगे, तो वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए की वैल्यू आई थी हमारी क्या, वी, ठीक, और जो हमारा बी इसका मान था बी पर, उसका विभव क्या था, वी माइनस डेल्टा वी। अब देखिए इस वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल माइनस डेल्टा वी। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस डेल्टा वी। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, प्लस डेल्टा वी। यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा, वी से वी कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा वी बराबर में क्या मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब देखिए समीकरण 3 और 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। तो जब किसी दो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं, तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस यहाँ से ये राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। और ये माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, विभव प्रवणता के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर, वो क्या होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर बराबर होती है। ठीक है, पीजी का मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आगे लिखा होगा, देखिए आगे देखिए, समीकरण 3 तथा 4 से सॉल्व कर दिया, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, और यहाँ से ई बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगी, विभव के नहीं, विभव प्रवणता के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर माइनस पी जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमा। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, पहले ही बता दिया। और इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे देखिए हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा बल युग्म का आघूर्ण। जैसे एक समान हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा। इसमें हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कोई वैद्युत द्विध्रुव, जो किससे बना है, विपरीत आवेशों से बनता है। जो एक बना है हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से, और ये इसका मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु के सापेक्ष रोटेट करेगा। अब देखिए इसके कारण जो प्लस क्यू है, इसके कारण इस दिशा में बल कार्य करेगा एफ, और माइनस क्यू के कारण इस दिशा में बल कार्य करेगा एफ। तो ये दोनों बल चाहेंगे कि हम एक दूसरे को खींचना चाहेंगे, तो जिसके कारण ये जो अपना द्विध्रुव होता है इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो इसे रोटेट कराने में क्या कार्य किया जा रहा है उसकी गणना हमें करनी है इस बिंदु में। चलिए देखिए, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव
P एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा गया है। इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ टाउ का मान क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। मान लिया कि हमारा समीकरण 1, जहाँ पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसका मान क्या होता है? Q इंटू 2L। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा, और इसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव को भी लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, दोनों की परिभाषा लिखनी है आपको। इस बल आघूर्ण की प्रवृत्ति वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने की होती है, यानी जो ये वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण टाउ लग रहा है, ये चाहता है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को किस में ला दें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ला दें। ये इसकी प्रवृत्ति होती है। अब कह रहा है जैसे जैसे कोण थीटा बदलता है वैसे वैसे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, किस कंडीशन में न्यूनतम होता है, आगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। जैसे ही इसको संरेखित करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव को इसकी दिशा में लेकर आएंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा टाउ का मान क्या? 0। यानी जब द्विध्रुव समांतर होगा, थीटा का मान 0 होगा, तब उस पर क्या होगा? कोई बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी संरेखित हो जाएगा, उसके रेखा में हो जाएगा। आगे कह रहा है कि टाउ को नियत मानते हुए, टाउ को क्या मान रहा है? नियत, कांस्टेंट मान रहा है। टाउ को नियत मानते हुए द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाए, कि बहुत सूक्ष्म कोण से क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, कोणीय विस्थापन किया जाता है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ सूक्ष्म की जाती है तो उसका जो परिणाम ही निकलता है वो भी क्या होता है? सूक्ष्म निकलता है। तो इसमें जो कार्य किया जाएगा वो भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा। और सूक्ष्म को हम कैसे दिखाते हैं? DW से दिखाते हैं। तो DW बराबर में क्या हो जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब बल युग्म का आघूर्ण कितना है? टाउ, और टाउ का मान क्या है? PE साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना है? D थीटा। अब देखिए आगे, आगे है कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, समाकलन W हो जाएगा। और इसको कहाँ से समाकलन करना है? 0 से थीटा तक। देखिए P और E क्या है? कांस्टेंट है। और साइन थीटा का क्या होगा? D थीटा के सापेक्ष में समाकलन होगा। ठीक है, तो समाकलन करते हैं तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा और डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। देखिए जैसे इससे तो फार्मूला होता है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला हो जाता है इसका, जब समाकलन करते हैं साइन एक्स का तो क्या आता है? माइनस कॉस एक्स आता है। तो यहाँ देखिए एक्स की जगह थीटा है और यहाँ डी एक्स की जगह क्या है? डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा। इसकी जो लिमिट है लोअर वो क्या है? 0 है, और अपर लिमिट क्या है? थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस पी ई कास थीटा 0 से लोअर लिमिट क्या है? 0, और अपर लिमिट क्या है? थीटा। अब इस जगह माइनस पी कॉस थीटा और कास 0। देखिए लिमिट कैसे रखते हैं? मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा क्या? एफ एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है ए और बी। ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एफ बी, फिर माइनस आता है, सिंबल ये हो जाता है एफ ए। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है? थीटा है। तो पहले क्या हो गया? कास थीटा, फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, तो हो गया कास 0। ठीक है, माइनस पी कास थीटा और कास 0 का मान क्या होता है? 1। और जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस जो 1 है वो आगे आ जाएगा प्लस होके, और जो माइनस कास थीटा हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कि W इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा? W इक्वल टू 1 माइनस PE 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, आगे इससे इसका डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम में, बस इससे एक आध सवालें आ जाती हैं छोटी से 2 नंबर वाले में, अति लघु उत्तरी में। तो इसको भी देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव P वैद्युत क्षेत्र, और कैसा है वैद्युत क्षेत्र? एक समान है, E से थीटा कोण पर रखा है, अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U थीटा इक्वल टू हो जाएगी माइनस PE कास थीटा। इतना ही आपको रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? तो P और E के बीच का कोण है, P और E के बीच का क्या है? कोण है।
अब इस पे हम केस लगा सकते हैं। तो जैसे पहली केस है कि यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, यानी जो पी की दिशा है वो किसकी दिशा में, ई की दिशा में है। अब जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे भी दे देगा यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है तब उस पर कितना बल लगेगा या फिर उसकी स्थिर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यू थीटा की जगह में क्या रखना है, 0, तो हो जाएगा यू 0 माइनस पी कास 0। अब कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस पी। अब देखिए ये बहुत कम है, जो माइनस पी ई है स्थितिज ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में क्या है, बहुत कम है। तो कह रहा है कि इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, अतः वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है, आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की अवस्था में कब होगा। ऑप्शन देगा जब उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, जब उसकी स्थितिज ऊर्जा पी होगी, या फिर जब उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस पी अर्थात न्यूनतम होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, या तो माइनस पी होगी या फिर क्या होगी, न्यूनतम होगी, तब जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। आगे दूसरा केस कह रहा है कि यदि हमारा द्विध्रुव जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कैसे रखा है, क्षेत्र के लंबवत। जब क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90, और यू 90 यानी यू 90 अंश पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है तो कब होती है, तो जब द्विध्रुव को क्षेत्र से लंबवत रखा जाता है, क्षेत्र से 90 अंश पर रखा जाता है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आगे तीसरा केस है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश से क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, यानी थीटा का मान क्या हो गया, 180 अंश, तो हो जाएगा यू 180 अंश बराबर माइनस पी ई कास 180 अंश। अब कास 180 अंश का मान क्या होता है, -1, तो हो जाएगा माइनस पी ई इंटू -1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा यू 180 अंश का मान। यानी इस कंडीशन में जो हमारा द्विध्रुव होगा वो क्या होगा, अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, तो अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। अब जितने भी थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक्स थे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन सब को हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे के जो चैप्टर हैं उनके लिए वीडियो को बनाऊँ, ताकि आपको इस लॉकडाउन में अच्छे से बिना बाधित हुए आपकी पढ़ाई चल सके और आप अपने फिजिक्स पर कमांड बना सके, ताकि जब भी आपके जहाँ भी पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, जब भी वो खुले तो आपको इन चीज़ों के लिए वेट न करना पड़े, या फिर इन चीज़ों को इतना जल्दी जल्दी से पढ़ाया जाए कि आप को समझ में ही ना आए, या फिर समझ में आए भी तो जल्दी से सीखी हुई चीज़ जल्दी से दिमाग से उतर भी जाती है, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। तो आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के फ्रेंड हो उनको शेयर करिए, और उनसे भी बोलिए कि वो दूसरों को शेयर करें। चलिए ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।